हाँ तो दोस्तों, आज हम फिर से पढ़ेंगे एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ लिए थे द्विपद नाम पद्धति तक, जिसे कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। अगला पेज ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम पूरा इस चैप्टर को कवर कर लेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें पढ़ना। ये इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है हर साल नीट में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पार्ट 1 तक पढ़ चुके थे, तो अब चलिए शुरू करते हैं फिर से। यहाँ से आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है। इसमें दोस्तों हम बता दें कि जो ये पहला जो होता है द्विपद नाम पद्धति में, उसमें पहले वंश का नाम आता है, उसके बाद जाति का नाम आता है। तो ये मैंजीफेरा इसके वंश का नाम है और इंडिका इसके जाति का नाम है। मैंजीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज या जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में लिखते हैं। जैविक नाम इसमें लिखते हैं, लैटिन भाषा में लिखते हैं। हाँ, और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण या इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है। पहला शब्द क्या होता है? वंश नाम। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा जाति संकेत पद होता है। दूसरा क्या होता है? जाति। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित या छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। दोनों को रेखांकित या छपाई में कैसा होना चाहिए? तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरणतः मैंजीफेरा इंडिका लिन, इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लिनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधे अथवा प्राणियों और कुत्ते, बिल्ली अथवा कीटों को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे ना, न कि बिल्ली को। इसमें कह रहा है कि जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो कुत्ते का ही मस्तिष्क में प्रतिबिंब बनेगा, न कि बिल्ली का बनेगा। हाँ, ये बात तो सही है।
और जब हम कुत्ता को देखेंगे तो स्वाभाविक है कुत्ते का ही दिमाग में प्रतिबिंब बनेगा, उसी का इमेज चलेगा। तो अब आगे है, अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचें तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतुओं के विषय में सोचोगे जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधों में यदि हम यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आएगा। इसीलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग है जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। क्या है? टैक्सा। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है, इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टैक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है। इसलिए प्राणी स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो चलिए अब आगे पढ़ेंगे। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीवों की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम हैं जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार हैं। वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति कहते हैं या सिस्टमेटिक्स कहते हैं, अंग्रेजी नाम है। सिस्टमेटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति या वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्गीकी संवर्ग। तो हम पढ़ेंगे क्या? वर्गीकी संवर्ग। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। क्या होते हैं? पदानुक्रम सोपान होते हैं जिसमें प्रत्येक सोपान पद या अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूँकि संवर्ग समस्त वर्गीकी व्यवस्था है इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्गक या टैक्सोन कहते हैं। वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीटों जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद या टांगें होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारनीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद या अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं?
स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकी वर्ग या संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल अकार्यकीय समूहन। तो आगे देखते हैं। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत या किंगडम, संघ या फाइलम अथवा भाग, पौधों के लिए वर्ग या क्लास, गण या ऑर्डर, कुल या फैमिली, वंश या जीनस तथा जाति या स्पीशीज का विकास हुआ। पौधों तथा प्राणियों दोनों स्पीशीज में सबसे निचले संवर्ग में आती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्ग में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। पढ़ेंगे स्पीशीज या जाति के बारे में। वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीशीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीशीज से उनके अकार्यकीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मेंजिफेरा इंडिका, आम, सोलेनम ट्यूबिरोसम या आलू तथा पेंथरालियो सेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबिरोसम तथा लियो जाति संकेत पद हैं, जबकि पहले शब्द मेंजिफेरा, सोलेनम तथा पेंथरा वंश के नाम हैं और यह टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें अकार्यकीय गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरण अर्थ पेंथरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसमें टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रिम, मेलांजेना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसपियंस है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। वंश के बारे में आगे क्या पढ़ेंगे? वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। उदाहरण अर्थ आलू, टमाटर तथा बैंगन ये दोनों अलग अलग स्पीशीज का एक समूह है स्पीशीज हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती है। शेर या पेंथरा लियो, चीता या पेंथरा पार्डस तथा पेंथर टिग्रिस जिनमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पेंथरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरों वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है उससे भिन्न है। चलिए अब पढ़ते हैं आगे कुल के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। उदाहरण अर्थ पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं। क्या था 3 वंश? सोलेनम, धतूरा, पिटूनिया सोलेनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पेंथरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं को फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखो
तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेगी। उन्हें क्रमशः दो विभिन्न कुलों कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। किस में रखा गया है? कुत्ता तथा बिल्ली को कैनिडी तथा फेलिडी में, बिल्ली तथा कुत्ते को। चलिए अब आगे पढ़ते हैं गण या ऑर्डर के बारे में। तो चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट है गण या ऑर्डर। आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीशीज, वंश तथा कुल, समूह तीनों लक्षण पर आधारित है। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्गीय संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। किसके समूह होते हैं? कुलों के समूह होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कोनवोल्व्यूलेसी, सोलेनेसी की पॉलिसोनियलस गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुल को रखा गया है। देखिए यहाँ पे प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुल को रखा गया है। कार्निवोरा इसको भी याद कर लेंगे, ये गण में आता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे। वर्ग, नेक्स्ट है वर्ग या क्लास। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। इसमें क्या आते हैं? गण आते हैं। उदाहरण अर्थ प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बॉन आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ते आते हैं को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। इसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ते और मैमेलिया को रखा गया है। मैमेलिया यानी स्तनधारी, जिसमें हम लोग आते हैं मानव। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं संघ या फाइलम के बारे में। वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं, अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुण जैसे पृष्ठ रज्जु, नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठ खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग या डिवीजन में रखा गया है। तो हमारा अब नेक्स्ट है जगत। पढ़ेंगे जगत या किंगडम के बारे में। यहाँ तक तो पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ पढ़ेंगे जगत या किंगडम का। तो चलिए शुरू करते हैं। जंतु के वर्गीकी तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणी को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग या डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणी को एक अलग जात पौधों को रखा गया है। एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया, जिसमें कि उन्हें पौधों को अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। इनमें स्पीशीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीय संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग, यद्यपि वर्गीकी विज्ञानियों ने इस पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं, इसमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखो। क्या आप इस व्यवस्था के आधार का स्मरण कर सकते हो? उदाहरण के लिए, जैसे जैसे हम स्पीशीज से जगत की ओर ऊपर
आ जाते हैं वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है। क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। समान गुणों में कमी आती जाती है। स्पीसीज से जगत की ओर आते हैं तो गुणों में कमी आती है, समानताओं में कमी आती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाते हैं। इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। तो यहाँ पे इसका एक बार हम फिर से पूरा ऑर्डर बता देते हैं, याद कर लेंगे, जो कि नीट 2022 में आया हुआ था। इसका ऑर्डर ही पूछ दिया गया था। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्गीकी संवर्ग। सबसे नीचे आएगा, नीचे से हम शुरू करते हैं। पहले जाति आएगा, उसके ऊपर फिर वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गण या ऑर्डर, फिर वर्ग या क्लास, संघ, फाइलम या भाग डिवीजन, फिर उसके ऊपर आएगा जगत या किंगडम। ठीक है, इस ऑर्डर को याद कर लेंगे, ये भी आए हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। फिर तो हम आगे देखेंगे तालिका 1.1 में कुछ सामान्य जीवों जैसे घरेलू मक्खी, मानव, आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्गी की संवर्ग को दिखाया गया। देखिए, अब यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है, इसमें उसका जैविक नाम, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ या भाग आदि को दर्शाया गया है। इसको याद कर लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2021 में, और आगे भी आने की संभावना है। तो देखिए, सबसे पहले मानव। मानव का जैविक नाम है होमो सेपियंस। इसका वंश है क्या? होमो। और कुल क्या है? होमोनिडी। मानव की तो किस कुल में आएगा? होमोनिडी कुल में आएगा। और गण कहे तो प्राइमेट, और वर्ग कहे तो मेमेलिया, और संघ किस में आएगा? कॉर्डेटा संघ में आएगा मानव। उसके बाद है घरेलू मक्खी। इसका जैविक नाम है मस्का डोमेस्टिका। इसका वंश है मस्का, कुल है म्यूसिडी। ये किस कुल में आएगा? म्यूसिडी कुल में आएगा। ठीक है, इसको याद कर लेंगे, ये नीट 2021 में आया हुआ था क्वेश्चन कि जो घरेलू मक्खी किस कुल में आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा म्यूसिडी कुल में आएगा। यहीं से क्वेश्चन लिया गया था। इसका गण होगा डिप्टेरा, वर्ग इंसेक्टा तथा संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में ही तो आएगा कीट जितने सारे कीट उठे हैं सब आर्थ्रोपोडा में ही आएगा। उसके बाद है आम, मेंजिफेरा इंडिका। इसका वंश नाम है मेंजिफेरा, कुल एनाकार्डियेसी, गण सेपिंडेल्स, वर्ग होगा डाइकोटिलिडनी, और संघ एंजियोस्पर्मी में आएगा। आम एंजियोस्पर्म में आएगा। उसके बाद है गेहूँ, ट्रिटिकम अस्टिवम। इसका जैविक नाम है, इसका वंश नाम है ट्रिटिकम, कुल है पोएसी, गण पोएलस, और वर्ग मोनोकोटिलिडनी। गेहूँ किस में आएगा? कौन से वर्ग में? मोनोकोटिलिडनी में आएगा। और संघ किस में आएगा? एंजियोस्पर्म में ही आएगा, एंजियोस्पर्मी। तो ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। वो देखिए, इस चैप्टर में ये लिस्ट और इसका ऑर्डर, ये दोनों इम्पोर्टेंट है काफ़ी। इन्हीं कहीं में से क्वेश्चन आता है बार बार। इस ऑर्डर को याद कर लेंगे और इस लिस्ट को पूरी तरह से पढ़ लेंगे एक बार। तो अब आगे देखते हैं। अगला है वर्गीकी सहायता साधन। इसकी क्या साधन हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सहायता साधन है
तो चलिए पढ़ते हैं इसको। जीवों के पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरण से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने आवश्यक होते हैं। ये वर्गीकीय अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती है उन्हें नमूने सहित संचयित कर लेते हैं। कुछ मामले में नमूने को भविष्य में अध्ययन के लिए परिरक्षित कर लेते हैं। जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूने को संचय करने तथा उन्हें परिरक्षित करने की कुछ विधियां तथा तकनीक विकसित की हैं। उनमें से कुछ का वर्णन किया गया है जो आपको इन सहायता साधनों का उपयोग करने में सहायता करेंगे। आगे देखेंगे। तो अगला है हर्बेरियम। वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। इन शीटों को विश्वव्यापी मानव वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधों को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। हर्बेरियम वर्गीकी अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। तो आगे पढ़ें। हाँ, तो अब हमारा अगला है, ये यहाँ पे वनस्पति संग्रहालय में पौधों को एकत्रित नमूने को दर्शाया गया है। कैसे एकत्रित करके रखा जाता है पौधों को। तो आगे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है वनस्पति उद्यान या बोटनिकल गार्डन। तो पढ़ेंगे। इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण होता है। इन उद्यानों में पौधों को स्पीशीज को पहचानने के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति या वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा रहता है। प्रसिद्ध बोटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा या भारत में तथा नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत में है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि इंडियन बोटनिकल गार्डन एक हावड़ा में है जो कि अपना इंडिया में है। और एक और है नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, एक लखनऊ में भी है। अब आगे पढ़ेंगे संग्रहालय या म्यूजियम के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे संग्रहालय के बारे में। तो पढ़ते हैं चलिए। वानस्पतिक संग्रहालय प्रायः शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूने को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र मारने के बाद कीटों को डब्बे में पिन लगाकर रखते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी, स्तनधारी को प्रायः भरकर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्रायः प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। संग्रहालय में प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ तक पढ़ लिए। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। फिर आगे है प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर यानी जूलॉजिकल पार्क। तो चलिए पढ़ते हैं। इन उपवनों में अधिकांशतः वन आवासी जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख में
आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जहाँ तक संभव होता है, प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे पढ़ेंगे। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। इन उद्यानों को प्रायः चिड़ियाघर कहते हैं। इसे देखने के लिए बहुत से लोग तथा बच्चे आते हैं। यानी कि चिड़ियाघर देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं। अनेक प्रकार के जानवर को देखने के लिए। तो अब आगे पढ़ते हैं। अगला हमारा कुंजी अथवा चाबी। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो प्रायः जोड़ों या युग्मों, जिन्हें युग्मित कहते हैं, के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्गीकी समवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग वर्गीकी कुंजी की आवश्यकता होती है। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका या मैनुअल मोनोग्राफ पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो तथा सूची पत्र कैटलॉग अन्य माध्यम है। इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता करते हैं। फ्लोरा पुस्तक में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वास स्थानों के विषय में जानकारी होती है। ये उस विषय क्षेत्र में मिलने वाले पौधों की स्पीशीज की विषय सूची देती है। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाए जाने वाली स्पीशीज को पहचानने में सहायता मिलती है। मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो गया। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।